हेलो बच्चों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, जिसके लिए हम आपको कल ही बताए थे कि आपकी जो क्लास है प्रतिदिन अब चलने वाली है। इस क्लास में आपको क्या किया जाएगा, केवल अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले मैथ का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना। तो आपके लिए हमने ऑफर दिया था किसका, अग्रवाल का अनसॉल्व्ड, पूरा अग्रवाल अनसॉल्व्ड सॉल्व करना है। और जो बच्चा इस अग्रवाल अनसॉल्व्ड को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेगा, समझ लो उसके मार्क्स 100 में 99% तो आने ही आने हैं। ठीक है ना। बस आपको इन्हीं क्वेश्चनों को करना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना है, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, ये हमारा दावा रहा। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, 2022 का पहला सेट जो दिया हुआ है, 2022 का जो पहला सेट दिया है उस सेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न ठीक है ना, क्या कह रहा, यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, तथा आर संबंध, देखो आर संबंध दिखा रहा, क्या दिखा रहा, आर का जो संबंध है L1, L2 से है, किससे है, L1 और L2। ठीक है ना। सच दैट L1 L2 पर क्या है, लंब है। कहने का मतलब जो L1 है वो L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। L1 L2 पर क्या है, लंब है। ठीक है। कह रहा समुच्चय L परिभाषित है। अब ये पूछ रहा समुच्चय L किस प्रकार से होगा, तो आपको याद क्या करना है इसमें, जब कोई अवयव जो है वो एक निश्चित समतल में हो, जब कोई अवयव क्या हो, एक निश्चित समतल में हो, अर्थात जैसे अगर हमने लिखा 1 2 3, ये मान लेते हैं ये L1 है। इसी प्रकार अगर हम L2 लिख दिए A B C, ये हमने क्या लिख दिया, L2 लिख दिया। इसका डायरेक्ट संबंध दिखा रहा, क्या दिखा रहा, डायरेक्ट संबंध दिखा रहा, तो हमें इसको क्या कहेंगे कि ये एक एकी फलन है। क्या है, ये एक एकी फलन है। जब कोई एक एकी फलन होता है तो वहां पर जो बनता है संबंध, वो संबंध किससे बनता है, तो वो संबंध आपका बनता है किससे है, सममित से बनता है। किससे बनता है, तो वो संबंध आपका किससे बनता है, सममित से बनता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सममित इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा यदि अवयव ए और बी, कह रहा यदि अवयव ए और बी के क्रम, ठीक है ना, के क्रम मतलब क्या पूछ रहा, कोटि क्रमशः n1 है ना, कोटि क्या n क्रॉस क्या है, ठीक है ना, m इंटू n है, और क्या है n इंटू p है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या कह रहा, a का जो क्रम है वो क्रम है क्या, n इंटू m इंटू n है, और b का जो क्रम हो गया है n इंटू p है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम क्या होगा। ठीक है ना। तो ए बी का क्रम आपका क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो ए बी का क्रम जो हमारा बनेगा, तो देख पा रहे हैं इसका जो पहला, ठीक है ना, इसका जो पहला m इंटू इसका जो लास्ट m इंटू क्या p, तो क्या बनेगा m क्रॉस p का। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, m क्रॉस p, m क्रॉस p कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन p अर्थात m क्रॉस क्या n का जो बनेगा आपका क्रम बनेगा a और b का। ठीक है ना। a इंटू b का क्रम क्या बनेगा, n इंटू n क्रॉस क्या p का बनेगा। ठीक है ना। अर्थात क्या होगी, ये क्या होगा आपका पंक्ति और स्तंभ का संबंध जो बनेगा किससे बनेगा, m इंटू m क्रॉस p का। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण क्या कह रहा कि एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है, 2। अब इस प्रश्न पूछ रहा घात क्या है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा घात क्या, तो घात निकालने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि हमें देखना है कि इसमें कोटि सबसे ज्यादा कौन है, जो सबसे बड़ी कोटि होगी
कोटि की पावर जितनी होगी वह उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। सपोज दैट एग्जांपल जैसे आपके लिए है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दिया, ठीक है ना, इसका दे दिया हमने होल स्क्वायर प्लस डी की पावर 5 वाई बाई डी एक्स की पावर 5, ठीक है ना, और प्लस 2 दिया है। इसमें अगर हम पूछे कोटि क्या होगा तो देखो सबसे ज्यादा जो पावर है कितनी है, ये पांचवी कोटि का अवकलन है। किस कोटि का अवकलन है, पांचवी, और ये किस कोटि का है, तीसरी कोटि का है। तो पांचवी कोटि का अवकलन सबसे ज्यादा है। अगर इसकी पावर की बात करें, इसकी पावर केवल कितनी है, एक है, अर्थात इसकी घात कितनी है, एक है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं सबसे बड़ी पावर, ठीक है ना, कोटि की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 2 है। तो इसकी पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात इसकी घात क्या है, एक है, एक है, क्या है, एक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन दूसरा क्या है आपका राइट होगा। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा, ठीक है ना। इसमें देखना क्या होता है, जो क्या होती है, जिस कोटि का अवकलन होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ी कोटि देख लेना, उसकी पावर जो भी रहे वही क्या हो जाती है आपका, वही आपका हो जाता है उसकी कोटि, ठीक है ना, मतलब उस अवकल समीकरण का कोटि हो जाता है। क्लियर है। फिर अगला देखो क्या कह रहा आई इंटू आई, ठीक है ना, आई कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप इंटू जे कैप के कैप इंटू के कैप, ठीक है ना। आई कैप आई 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 डॉट आई का मान क्या होता है 1, माइनस जे डॉट जे का मान क्या होता है 1, माइनस प्लस के डॉट के का मान क्या होता है 1, ठीक है। एक प्लस एक माइनस में कैंसिल, क्या बचा केवल 1। तो ऑप्शन दूसरा ही क्या है हमारा 1। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि अगर आई डॉट आई लिखा है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे लिखा है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, अगर के डॉट के लिखा है तो उसका मान भी क्या होता है 1 होता है। अगर यहीं पर लिखा है आई डॉट जे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर लिखा है जे डॉट के तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, अगर सेम सेम है तो उसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, दो में से कोई भी एक भिन्न हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सब सेम सेम दिख रहे हैं, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, केवल 1 बचा। ऑप्शन देखिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, क्या कर रहा, लिमिट क्या है पाई बाई 2 से, लिमिट पाई बाई 2 से dx अपान क्या है 1 प्लस अंडर रूट tan x का मान होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जितने भी प्रश्न आए पहले सॉल्व कर लेना है, देन उसके बाद टिक आपको करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है ना, साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करना है। प्रश्न कह रहा लिमिट 0 से पाई बाई 2, क्या कह रहा है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 क्या है dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। साइन अपॉन अगर कॉस में इसको चेंज करेंगे तो 0 से क्या पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। इसका हर मान लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो नीचे बचेगा इसको हम डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये बनेगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू कितना dx। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम i के बराबर मान लेंगे, इसको किसके बराबर मान लेंगे, इसको हम i के बराबर लेट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, i के बराबर मान के इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं प्रगुण यूज कर देते हैं, ठीक है ना। प्रगुण 4 आप यूज कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा प्रगुण जब यूज करेंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अर्थात ये प्रगुण कौन सा है, अगर प्रगुण की हम बात करें, ठीक है, प्रगुण की बात करें जैसे लिखा हुआ है क्या 0 से a लिखा है और क्या लिखा है एफ एक्स डी एक्स,
तो ये क्या हो जाता है, 0 से a ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू कितना dx। यही क्या हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। इसी प्रकार प्रगुण हमने यूज कर दिया, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन इसके साथ हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स, ठीक है ना, इंटू कितना dx। देन इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आप बताओ सर साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात x है तो x हो जाएगा। ये कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स जाएगा, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। रूट लगा तो रूट लगा दे इंटू कितना dx। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आई होगी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ इसका भी मान आई, ये भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, तो अब बताओ सर आई प्लस आई हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है ना। देखो लिमिट 0 से पाई बाई 2 इसकी भी है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 इसकी भी है, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब अगर हम देखें तो इसका भी हर सेम लिखा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इसका भी लिखा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। हर में आपका क्या है, यहाँ पर हर देखते हैं, इसका हर लिखा है, ठीक है, अंडर रूट कॉस एक्स, क्या लिखा है अंडर रूट कॉस एक्स, अब प्लस इसका हर क्या है अंडर रूट सॉरी अंश है ना, अपॉन दोनों का हर सेम है, पहले अंश लिख लिया फिर उसके बाद हर को साथ साथ लिख ले रहे हैं, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है ना। अगर लॉन्ग में आए तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है ना, तो ये सी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम लिखा, दोनों ऊपर नीचे प्लस में ही लिखा है। तो जाए कितना 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2, 1 बचेगा अर्थात dx केवल बचा, तो dx का क्या हो जाएगा, अब बताओ सर dx का x हो जाएगा, कहाँ से लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट चूज कर देते हैं, तो 2i बराबर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, दो दूना कितना जाएगा 4, तो i बराबर क्या हो जाएगा 5/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/4। तो इसकी जो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 5/4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5/4। अगर ऑप्शन में दिया होगा 5/4 तो ऑप्शन 5/4 आप हमको क्या कर देना है टिक कर देना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है ना, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक लोग पानी लियो। देखो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ये कह रहा फलन, क्या कह रहा फलन फलन h such that r tends to r, comma fx बराबर x स्क्वायर एवरीवेयर x it belongs to r द्वारा परिभाषित तो परिभाषित है तो फलन f है। तो आपको बताना है कि ये फलन किस प्रकार का है, ये फलन किस प्रकार का है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, ये क्या कह रहा है fx बराबर क्या है x स्क्वायर है। क्या क्वेश्चन कह रहा कि fx बराबर x स्क्वायर, और इसके जो भी मान है, ठीक ना, एवरीवेयर प्रत्येक जहाँ क्या है r का जितना भी मान है सब x में क्या है बिलोंग कर रहा है, r के जितने भी मान है सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, तो r के जितने भी मान है यदि वो क्या होते हैं x में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर x का जितना भी मान है किस में बिलोंग कर रहा है
आर में बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है? ओनली आर में बिलोंग कर रहा है और किसी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछिए फलन क्या है? एकैकिक है, आच्छादक है, ना तो एकैकिक है ना ही आच्छादक है, या एकैकिक है या फिर आच्छादक है। तो आपको बताना है क्या है ये, ठीक है ना। तो यहाँ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है ना। जब एफ एक्स दिए, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हम एक्स का मान यहाँ पर एक पुट करते हैं, ठीक है ना, तो एफ वन बराबर क्या हो जाएगा? एफ वन बराबर हो जाएगा 1। अगर एक्स बराबर 2 पुट करते हैं तो एफ टू बराबर क्या हो जाएगा? एफ टू बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4। अगर एफ थ्री का मान एक्स बराबर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं, तो एफ थ्री बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 3 3 का 9। यहाँ पर क्या है? 1 2 और 1 4 और 9 है ना। क्या ये संख्या लगातार आ रही है? ये संख्या लगातार नहीं आ रही, संख्या लगातार आ रही नहीं आ रही। अगर कहने का मतलब हमने कोई फलन माना है, क्या ए माना है 1 2 3, 1 2 3, और बी क्या माना है? बी क्या आया आपका? 1 4 9, 1 4 9 है ना, 1 4 9। तो आप देख पा रहे हैं अगर 1 को हमने रखा है तो क्या आया है? 1 आया है। 2 को रखने पर क्या आया है? 4 आया है। 3 को रखने पर क्या आया है? 9 आया है। आया कि नहीं आया? यानी कि x का मान 1 में और 2 का मान किस में? 4 में, 3 का मान किस में? 9। ये आपस में क्या बना रहा? संबंध बना रहा। क्या बना रहा? संबंध बना रहा। तो आपने पढ़ा जब आपस में एकल संबंध बनाता है तो वो फलन क्या होता है? एकैकिक होता है। क्या होता है वो फलन? वो फलन होता है एकैकिक होता है। क्या होता है वो फलन? एकैकिक होता है, आच्छादक नहीं होता। बात समझ में नहीं? वो फलन क्या होता है? एकैकिक होता है। लेकिन यहाँ पर संबंध क्या कह रहा? कह रहा कि r और r दोनों का मान इक्वल है। r और r दोनों का मान क्या है? इक्वल है। यहाँ पर हमने दिखाया कि ये फलन क्या है? एकैकिक है। क्या है? एकैकिक भी हो रहा है ना। हाँ, एकैकिक तो हो रहा है। फलन क्या हो रहा है? एकैकिक हो रहा है। लेकिन इसके पहले की कंडीशन देखते हैं कि जो f का मान है, f सच दैट r, लेकिन r का मान r में ही बिलोंग कर रहा है। r का मान r में ही क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फलन f क्या होगा। तो फलन f क्या होगा? तो r और r का मान क्या? 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, 3 का मान 3 है। तो आप कहोगे नहीं है नहीं है। तो सीधा सीधा फलन क्या कहोगे कि f क्या है? ना तो एकैकिक है, ना तो क्या है? एकैकिक है, और ना ही आच्छादक है। ना तो एकैकिक है और ना ही आच्छादक है, ठीक है ना। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ठीक। क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है ना। क्या कह रहा है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, r का मान r के बराबर है। r का मान किसके बराबर है? r के बराबर है। फिर कह रहा है fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है, fx बराबर x, यानी कि फलन हमारे पास जो दिया है वो x स्क्वायर दिया। क्या दिया है? x स्क्वायर दिया है। फिर क्या कह रहा है? x, ये क्या कह रहा है? एवरी हेयर, अर्थात प्रत्येक जहां x का, ठीक है ना, x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें? r में, यानी कि x का मान r में मिल रहा है। x का मान किसमें मिल रहा है? r में मिल रहा है, ठीक है ना। तो r में मिल रहा, तो हमने मान लिया कि x का मान क्या मान लेते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब रखते हैं तो एफ एक्स बराबर, यानी कि अगर x के बराबर 1 रखते हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x बराबर 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x बराबर 3 रखते हैं 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि a का जो मान 1 2 3 रखा, तो b का मान क्या? 4 1 4 9 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन हम भूल जाएं तो यहाँ पर ये कंडीशन ना देकर केवल हमें इतना पूछता कि f सच दैट x जो फलन है वो क्या एकैकिक है? तो हाँ, फलन एक f जो है वो एकैकिक होता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देकर के चेंज कर दिया है, ठीक है ना। ये कंडीशन देकर क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, अर्थात ये कंडीशन सममित को दिखाने लगा। किसको दिखाने लगा है? सममित को दिखाने लगा है। तो इसलिए फलन तो एकैकिक बिल्कुल भी नहीं होगा। जब फलन एकैकिक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं फलन ना ही क्या होगा? आच्छादक होगा। जब फलन एकैकिक हो जाता तो वो फलन क्या हो जाता है? आच्छादक हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जल्दी से उसको लिखो।
हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको आपको बिल्कुल एक तरीके से तैयार कर लेना है। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में इसमें से आने ही आने हैं, ठीक है ना। कम से कम कोई भी सेट उठा के देखिए, ठीक है ना। संबंध एवं फलन से आपको कम से कम 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। कम से कम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और अधिकतम जितने भी आ जाएं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है इसी का ख नंबर, यदि f such that r tends to r, जहां fx बराबर cos x है। fx बराबर क्या है? cos x है। प्रश्न बहुत अच्छा है, लिखिएगा। fx बराबर क्या है? cos x है। और g such that r tends to r, जहां क्या है? जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? कि f ऑफ g नॉट इक्वल g ऑफ f, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ना। यहाँ पर देखो दिया हुआ है सबसे पहले क्या? fx बराबर cos x। fx बराबर क्या दिया है? cos x दिया है। फिर उसके बाद gx बराबर क्या दिया है? x स्क्वायर दिया है। fx बराबर cos x दिया है और gx बराबर क्या दिया है? x स्क्वायर दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? f सच दैट r, यहाँ पर g सच दैट r, दोनों कंडीशन सेम है ना। तो हमें सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? f ऑफ g। जब f ऑफ g निकालेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा, क्या बनेगा इसका मान? देखो इसका मान क्या बनेगा? ये f ऑफ, ये क्या बनेगा? gx बनेगा। क्या बनेगा? f ऑफ gx। f ऑफ क्या बनेगा? gx बनेगा, ठीक है ना। f ऑफ gx बनेगा, यहाँ पर x को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए कि ये क्या हो जाएगा? f, अब ये बताओ gx का मान कितना दिया है? तो आप बताओ सर gx का मान x स्क्वायर दिया है। gx का मान कितना दिया है? x स्क्वायर दिया है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो f ऑफ g दिया था, ठीक है ना। f ऑफ g, तो हमने लिखा क्या? f ऑफ gx, इसको कर दिया f ऑफ gx। तो यहाँ पर हमने देखा कि gx का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? gx का मान कितना दे रखा? तो gx का मान x स्क्वायर, तो gx स्थान क्या रख दिए? x स्क्वायर रख दिए। अब यहाँ पर अगली कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर fx, x का मान क्या है? cos x है। x का मान क्या है? cos x है। अब x के स्थान पर यहाँ पर x है, x के स्थान पर क्या है? x है। तो x के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे? x स्क्वायर रख देंगे। x के स्थान पर क्या रख देंगे? x स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? cos x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो x के स्थान पर x है, x के स्थान पर क्या है? x है। अगर यहीं पर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? तो आप बताओ सर ये हो जाएगा cos x स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ x था, ठीक है ना। यहाँ क्या था? यहाँ x है तो cos x है। यहाँ पर अगर हमने x स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल ये हो जाएगा। तो कितना इसका मान आया? f ऑफ g का मान आया कितना? आया cos x स्क्वायर, ठीक है ना। घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से ये आ जाएगा। इसी टाइप का एक प्रश्न भी और देखते हैं ना। ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा देखते हैं क्या लिखा है? g ऑफ f, x लिख लेते हैं साथ साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ fx हो जाएगा। g ऑफ fx हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब ये बताइए कि fx का मान दिया हुआ है कहीं पर? तो आप बताओगे जी हाँ, fx का मान cos x दिया है। fx का मान क्या दिया है? cos x दिया है। तो हो जाएगा g cos x हो जाएगा, g cos x हो जाएगा। बात समझ। देखो fx के स्थान हमने केवल किसके स्थान पर रखा? fx के स्थान पर। fx का मान यहाँ पर कितना दिया है? cos x। तो fx के स्थान क्या रख दिया? cos x रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो
x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, x के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो cos x पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अर्थात के लिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब आपको देखना है तो g ऑफ का मान कितना आया, cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर देखो इसका मान है cos x स्क्वायर, क्या है, अर्थात g ऑफ f ऑफ g का मान क्या है, cos x स्क्वायर आया है, और g ऑफ f का मान क्या आया है, cos x स्क्वायर आया है। क्या इन दोनों का मान बराबर है, तो आप कहोगे जी हाँ बराबर नहीं है, क्या बराबर नजर आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये ही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। समझ आया कि नहीं आया, क्यों समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसानी से आपको प्रश्न आ गए होंगे। चलो इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी वहम हो तो वो भी बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। यहीं पर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद इसी का नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखो एफ एक्स बराबर हमने मान लिया साइन एक्स, एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, साइन एक्स मान लिया, एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, साइन एक्स मान लिया, बाकी सेम रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलो अच्छा, इसको हम क्यूब कर ले रहे हैं, कोई भी आपको आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% 101% आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो क्या सिद्ध करते हैं, क्या ये बराबर होता है या फिर बराबर नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, जहां पर है ना, जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, और g सच दैट r टेंड्स टू r, जहां जी एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ g नॉट इक्वल, ठीक है ना, सिद्ध करना है। ये अभी हमें पता, हमें भी नहीं पता कि ये बराबर है या बराबर नहीं है, तो बाद में देखते हैं कि यह सिद्ध होता है कि नहीं, ठीक है ना, बराबर होता है या फिर बराबर नहीं होता, तो ध्यान से बिल्कुल समझना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स का मान दिया है, इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, साइन एक्स, एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। फिर उसके बाद जी एक्स का मान दे रखा है, जी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स क्यूब दिया है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल में समझ में आ गए, ठीक है ना। अब उसके बाद इस फंक्शन को लेते हैं, पहले फंक्शन को, तो एफ ऑफ जी, यहाँ एक्स को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब ये बताओ एफ ऑफ जी लिखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ जी एक्स, वही चीज लिखा है, कोई अंतर तो किया नहीं हमने, ठीक है ना, जैसे लिखा तो वैसे ही अभी भी लिखा है, जो ये लिखा वही सेम कंडीशन ये लिखा, बस यहाँ पर हमने देखा कि जी एक्स का मान, अब देखो जी एक्स का मान दिया है एक्स क्यूब, जी एक्स का मान क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, केवल जी एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब रख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर ये दिया है, एफ एक्स दिया है, अब बराबर साइन एक्स दिया है, दिया कि नहीं दिया। अब बताओ एक्स की पावर यहाँ पर एक है, तो साइन एक्स की पावर भी कितना है, एक है। अब एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, आपको बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बताओ इसका मान कितना आया, फॉक का मान कितना आया, साइन एक्स क्यूब आ गया, है ना। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं इस वाले की, इस वाले की, ये क्या लिखा है, जी ऑफ एफ, तो इसको क्या ले सकते हैं, जी एक्स साथ में ले सकते हैं, है ना, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब फिर यहाँ ध्यान से देखिए कि एफ एक्स का मान ये जो दिया है एफ एक्स, अब बताओ एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, तो अब बताओ सर एफ एक्स का मान साइन एक्स दिया, कितना दिया है, साइन एक्स दिया है, कितना दिया है, साइन एक्स, तो हो जाएगा जी साइन एक्स, जी साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो x का मान क्या है, एक्स क्यूब के बराबर है, इसके बराबर है एक्स क्यूब का, तो इस पूरे का क्यूब नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो आप बताओ कि गॉफ का मान कितना आया, साइन एक्स का होल क्यूब, अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब ये कभी गलती मत करना कि ये पूरे क्यूब है हम इसका क्यूब कर दें, तो यहाँ पर ये सरासर गलत हो जाए कि पूरे का क्यूब है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो इसका मान आया है क्या, एफ ऑफ जी का मान दूसरा आया है, और जी ऑफ एफ का मान क्या आया है, दूसरा आया है।
तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में क्या बराबर नहीं है। इस प्रकार के और ढेर सारे सवाल दिए हुए हैं, उन सवालों को आप करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, लगाना। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, तो आप फिर से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि इस सवाल को दोबारा बताइए। अगली क्लास में हम आपको दोबारा जरूर बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो अगर आप कमेंट करेंगे सब लोग, ठीक है ना, तो इस चैप्टर को दोबारा कंटिन्यू भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्लास में पूरा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट थोड़ा सा क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको अब क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है जितने भी दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, छोटा सा प्रश्न है बट अच्छा प्रश्न है। काट इनवर्स, प्रश्न लिख लो 1/√3। अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए, है ना। का मुख्य मान होगा, का मुख्य मान होगा, का मुख्य मान होगा, ठीक है ना। अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, है ना। अब देखो प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब है ना। क्या करते हैं इसको, देखो कई तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हमने इसको मान लिया y के बराबर, किसके बराबर मान लिया, y के बराबर, थीटा के बराबर, x के बराबर, जिसके बराबर मानना हो मान लीजिए। ये किसके बराबर, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 है। अब ये बताओ इनवर्स में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा कॉट y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि -1/√3 काट में कितने अंश का मान है, काट है तो काट में ही रखेंगे, टैन रहेगा टैन में रखेंगे, साइन रहेगा साइन में रखेंगे, सेक रहेगा सेक रखेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस में रखेंगे, जिसका मान दिया रहेगा उसी का मान रखेंगे। तो आप बता सकते हैं काट में कितने अंश का मान है, तो आप बताएंगे काट में कितने अंश का मान है, 120 अंश का मान है। किसका मान है, 120 अंश का मान है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कॉट 2π/3, 2π/3, ठीक है ना, 2π/3, 120 ये चेक कर लेते हैं, हाँ 120 ही होगा, 3 छंग 18, ठीक है 120 ही, ठीक है। अब ये काट से काट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y का मान क्या आ गया, 2π/3। ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। पहला सवाल है ये, दूसरा सवाल लिख लीजिएगा tan इनवर्स -1। तीसरा सवाल है tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स 1/√3, ठीक है ना। इनका आंसर आप लोग तीनों का कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है ना। तीनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में तीनों का जवाब देना है, ठीक है ना। और इस टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, जो भी दिया है कि हाँ एनसीईआरटी का प्रश्न है या फिर ये प्रश्न में नहीं आ रहा है, तो इसको आप एक बार लगाने का प्रयास करिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। केवल मुख्य मान निकालना है, कॉपी पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्लास खत्म हो जाए तो आंसर आप कमेंट करके दे देना, ठीक है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, देन प्रूव दैट, अर्थात सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर क्या है, mod x, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है ना।
तो देखिए सतत के लिए कंडीशन, चाहे छोटा सवाल रहे चाहे बड़ा सवाल रहे, आज एक ही क्लास में इसको समझ लेना है। सतत और कंटिन्यूटी, अर्थात इसको आप भूलने वाले नहीं है, ठीक है ना। आप इसको जीवन भर भूलने वाले नहीं, बस एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वाम पक्ष सीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा निकालते हैं। और इसी के साइड में निकाल दे रहे हैं दक्षिण पक्ष सीमा। क्या निकाल दे रहे हैं, दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक है ना। वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा, देखो वाम पक्ष सीमा में करना क्या होता है कि x बराबर, एक फार्मूला रखना, वाम पक्ष सीमा में x बराबर a माइनस, x बराबर क्या रखना है, a माइनस का h रखना है। दक्षिण पक्ष सीमा में याद रखना है a प्लस h, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। वाम पक्ष सीमा में x बराबर a माइनस h, a माइनस क्या रखना है h, और a का जो मान है ये यही मान होता है जो x का मान दिया है। कैसे कीजिए कि x बार 0 पर, x बार 1 पर, x बार 2 पर, x बार 3 पर, x बार 4 पर, x बार -1, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस का h, क्या हो जाएगा 0 माइनस का h। अब आप ये बताइए कि 0 माइनस h है क्या है, ये 0 माइनस h है ना। तो अब 0 माइनस h है तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 है ना, और 0 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, h रखेंगे। अगर h का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, h का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तभी तो ये 0 होगा, तभी तो होगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या बनाएंगे, तो लिमिट बनाएंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक h का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अर्थात x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा, x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा। जैसे यहाँ पर बहुत सी कंडीशन ऐसे दे देता है ना कि x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1, ये दिया हुआ है। ये यहाँ पर पहला फलन f(x) बराबर कुछ भी दे रखा है, यहाँ पर भी कुछ भी दे रखा है। तो x का मान जब बड़ा होगा तो ये वाला फलन लेंगे, है ना, x का मान जब छोटा होगा तो ये वाला फलन लेंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको उसमें लगाना है, बट इसमें केवल एक ही फलन दिया हुआ है, तो x के स्थान पर क्या रखना है, 0 माइनस का h रखना है। जहां पर x वहां पर क्या रखेंगे, 0 माइनस का h रखेंगे। तो यहाँ पे रख दे रहे हैं क्या, मॉड 0 माइनस का h, क्या रख दे रहे हैं 0 माइनस का h रख दे रहे हैं। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो जाएगा क्या, माइनस का h, बाहर निकालेंगे इसको, जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा प्लस में h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट यूज करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब कि वाम पक्ष सीमा क्या आ गई, 0 आ गई, वाम पक्ष सीमा क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसी प्रकार दक्षिण पक्ष सीमा निकालते हैं, यहाँ पर माइनस के स्थान पर क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे, a प्लस h होता है, यहाँ पर 0 दिया है तो क्या रखेंगे 0 लिख लेंगे। और लिमिट वही चीज यहाँ पर भी है कि h टेंड्स टू यहाँ पर 0 रखेंगे तभी 0 आएगा, और x बराबर भी क्या होना चाहिए 0 ही है ना, कोई संख्या दे रहेगी तो संख्या, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो लिमिट h टेंड्स टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, देखो चौक कहीं, x बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, उधर देखो बाहर, ठीक है, x बराबर 0। अब यहीं पर रख देते हैं क्या, 0 प्लस का h, वो भी किसमें, मॉड में, मॉड से बाहर निकालो इसको भी। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 तो हो जाएगा क्या h, अर्थात क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा h, अर्थात क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण पक्ष सीमा का मान भी 0 आया, और सॉरी वाम पक्ष सीमा का मान भी 0 आया, दक्षिण पक्ष सीमा का मान भी क्या आया 0 आ गया। अब बताओ दक्षिण पक्ष सीमा बराबर वाम पक्ष सीमा दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जब देखिए आपको दक्षिण पक्ष सीमा बराबर वाम पक्ष सीमा, तो आप कह सकते हैं कि फलन दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी, ये फलन क्या होगा हमारा सतत होगा, क्या होगा सतत होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न को आपको बार बार सॉल्व करना है, आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा केवल सॉल्व करना है, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क, इसको कर लीजिएगा। एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स, एक्स बराबर 0 पर प्रूफ करना है सतत है या फिर असतत है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको आपको प्रूफ करना है। एफ एक्स बराबर
मॉड साइन एक्स, ठीक है ना। किस पर, x बराबर 0 पर आपको प्रूफ करना है सतत है या फिर असतत है, ठीक है ना। आपको चेक करना है सतत है या फिर सतत नहीं। चलो फिलहाल अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। यदि प्रश्न अच्छा है, बस आपको समझना है। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष 1, 1, 1, 1, 1, 1 ये A है, कॉमा B के शीर्ष दिए हैं 1, 2, 3, कॉमा और C के शीर्ष हैं 2, 3, 1 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो तो त्रिभुज ABC का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक ना। हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कितने लोग कर पाएंगे जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं ऐसा प्रश्न। ये प्रश्न पहले पहचानो। अगर यहाँ पर हमें केवल 2 बिंदु दिया होता, ठीक है ना, एक्स वाई जेड ना दिया होता, केवल हमें केवल एक्स वाई दे देता, केवल क्या देता, एक्स वाई यहाँ पर देता, एक्स वाई यहाँ पर देता, एक्स वाई यहाँ पर देता, तो सिंपल सी बात होती, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। सारणी में आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि x1 y1 है ना, x1 y1 1, x2 y2 1 है ना, यानी कि x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। इस फार्मूले पर करके सॉल्व कर लेते, आसानी से आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 3 बिंदु दिया, कितने कितने बिंदु दिया है, 3 बिंदु दिया है। तो ये प्रश्न आप देखेंगे किस विधि का है, ये सदिश का सवाल है। किसका सवाल है, सदिश का सवाल है कि जब 3 बिंदु दे दें और उसका क्षेत्रफल पूछे वो भी 3 पॉइंट में, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे क्या करना रहेगा आपको बहुत आसानी से, ABC, ठीक है ना। आप ABC निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करना होता है कि हमें ये AB और AC, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB क्रॉस AC निकालना होता है। क्या, AB क्रॉस AC निकालना होता है ना। तो हमें उसके लिए AB का मान निकालना है और AC का मान निकालना है। जब AB और AC का मान निकाल आ जाए तो उसी को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। फिर जो आंसर आए उसमें 1/2 से भाग कर देना, अर्थात गुणा कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, तो उसके लिए A दिया है, B दिया और C दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं इससे सदिश से। A का स्थिर सदिश OA बराबर, हिंदी में लिख लेंगे A का स्थिर सदिश OA बराबर, अब देखो ये I होता है, ये J होता है और ये K होता है, सेम कंडीशन तीनों में। तो I कैप प्लस J कैप प्लस कितना K कैप, ये केवल 1 1, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। OB निकालते हैं तो OB क्या हो जाएगा, I कैप प्लस 2J कैप और प्लस कितना 3K कैप। फिर उसके बाद OC निकालते हैं तो OC क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2I कैप प्लस 3J कैप और प्लस कितना K कैप, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, AB निकालते हैं, क्या निकालते हैं AB, ठीक है ना, वेक्टर AB निकालते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर AC निकालते हैं, ठीक है। तो वेक्टर AB निकालने के लिए OB यानी पीछे वाला माइनस फिर आगे वाला, OB माइनस का OA, है ना। OB का मान ये दे रखा है कितना, I कैप प्लस 2J कैप और प्लस कितना 3K कैप। अब माइनस OA का मान डायरेक्ट गुणा कर देना है, क्या है I कैप प्लस J कैप और माइनस, है ना, अंदर गुणा कर देना है माइनस का K कैप। इसको घटाएंगे तो I में से I घटाएंगे तो बचेगा 0I कैप, है ना। 2I कैप में से 2J कैप में से एक J कैप चला जाएगा, केवल J कैप बचेगा। 3K कैप में से एक कैप चला जाएगा, केवल क्या बचेगा 2K कैप बचेगा। यानी कि ये मान किसका हुआ, AB का हुआ, किसका हुआ, AB का मान हुआ, है ना। अब इसी प्रकार किसका मान निकालते हैं, इसी प्रकार AC का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, AC का मान निकालते हैं। तो AC बराबर क्या होता है, OC माइनस OA, पहले वाला और लास्ट वाला माइनस पहले वाला, है ना।
तो OC का मान क्या दे रखा है, ये OC का मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना k कैप, माइनस डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं किसमें, ए वाले में, तो कितना है i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। सॉल्व कर ले रहे हैं, 2i कैप में से एक i कैप चला जाए कितना बचेगा, ओनली i कैप बचेगा। 2j कैप में से एक कैप चला जाए क्या बचेगा, 2j कैप बचेगा। एक k कैप में से एक k कैप चला जाएगा तो कोई k कैप नहीं बचा था, 0 k कैप बचेगा। ये किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। अब यहाँ पे रख देते हैं इसी फार्मूले पे, है ना, तो हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, AB क्रॉस AC निकालते हैं। तो AB क्रॉस AC बराबर क्या हो जाएगा, i कैप j कैप और k कैप, ठीक है ना। अब देखो AB का गुणांक i j k में है, तो AB आपके पास ये है, i का गुणांक 0, j का गुणांक 1 है और k का गुणांक 2 है, तो जाएगा 0 1 और 2, 0 1 और 2। फिर उसके बाद AC वाले में i का गुणांक 1 है, j का गुणांक 2 है और k का गुणांक 0 है, तो 1 2 और 0। इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 i लेंगे, ठीक है ना, i लेकर चलेंगे तो ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 0 और 2 दूना कितना जाएगा 4 हो जाएगा। फिर माइनस का j वाला लेंगे तो ये इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 0 0 0 और 2 का नाम क्या जाएगा 2। फिर उसके बाद k वाला लेंगे, और जब k वाला लेंगे तो इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें 0 0 क्या जाएगा 0 और 1 का नाम क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 का नाम 4, माइनस का 4 i कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 j कैप और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस केवल k कैप। ये किसका मान आया है, तो आप बताओगे सर ये मान आया है AB क्रॉस किसका AC का, इसी का मॉड निकालते हैं। तो AB क्रॉस AC बराबर क्या हो जाएगा मॉड, तो मॉड हो जाएगा माइनस का 4 i कैप प्लस का 2j कैप माइनस कितना k कैप, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको क्या जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, है ना। तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 के नाम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो हो जाएगा अंडर रूट 21, इसका मान आया केवल, है ना। अब इसी में 1/2 से भाग कर देंगे, तो AB क्रॉस AC बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा कितना 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 21 बटा 2, यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये भी आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे के प्रश्नों को अब हम कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। फिर क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास है, ये क्लास होने के बाद, ठीक है ना, अब अगली क्लास आपकी जो कल रहेगी लाइव रहेगी, तो सभी लोग जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है यानी 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास 100% आ जाएगी, तो आपको लाइव क्लास में आ जाना है, ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। फिलहाल इन प्रश्नों को आप अपने आप, ठीक है ना, क्लास चलते रहने देना और अपने आप प्रयास करना कि हाँ ये प्रश्न हमको आ जाए, ठीक है ना आए तब क्लास को आपको कंटिन्यू करके फिर से देखना है, ठीक है ना। 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो इन सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे और इससे आधारित जो भी प्रश्न एग्जाम में आए उन प्रश्नों को भी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आई होगी, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।